हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था 21 डेज का सीरीज, जिसमें मैं 21 दिनों के अंदर में आपके पूरे एसएसटी को कंप्लीट करने वाला था। फाइनली उस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है। आज हम इस सीरीज को जो है अंत करने वाले हैं। 21 दिनों का मेहनत जो है मेरा इसमें लगा है, तो बताइएगा आपको ये मेहनत कैसा लगा और आपने मेरे साथ मिलकर मेहनत किया कि नहीं किया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में आपसे थोड़ा सा बातें भी कर लेंगे। तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास ये जो है आपके चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है जिसको हम लास्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आता है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि संसाधन किसे कहते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वो संसाधन कहलाते हैं। क्लियर हुआ कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन क्या होता है, बेसिकली जिसका उपयोग हम अपने उपयोग में करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग में करते हैं, वही संसाधन है। क्लियर है। और जिनको बनाने के लिए जो है प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, टेक्निक उपलब्ध हो, वो संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, जल, वायु, ठीक है, खनिज, मिट्टी, ये सारी चीजें जो है संसाधन है। जो आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ठीक है, इंसान, ये फूल, पत्तियाँ, सारी चीजें संसाधन हैं। क्लियर हुआ कि संसाधन होते क्या हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं। तो आपको बताना है कि रिसोर्सेज के अगर उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो रिसोर्सेज संसाधनों के होते हैं दो प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर पहला होता है जैविक संसाधन, दूसरा होता है अजैविक संसाधन, ठीक है। ऐसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त होते हैं जैविक संसाधन कहलाते हैं, और ऐसे संसाधन जो निर्जीव चीजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसे अबायोटिक कहा जाता है, अजैविक संसाधन कहते हैं। क्लियर हुआ। हाँ, फिर देखो समाप्यता के आधार पर, हाँ, दूसरा है समाप्यता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। देखो यहाँ पर कट गया है, अनवीकरणीय है, यहाँ पर अ कट गया, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन होगा, पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। हाँ, अब तीसरा बात करें कि स्वामित्वता के आधार पर, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट जान लीजिए कि व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो आपको दो टाइप बताना है, जैविक, अजैविक। अगर समाप्यता के आधार पर पूछा जाए तो आपको बताना है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो है पुनः बन सकते हैं, अगर एक बार समाप्त हुआ तो दोबारा बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार समाप्त हो गया तो वो दोबारा से बनाए नहीं जा सकते हैं। क्लियर हुआ। इसलिए हम समाप्यता के आधार पर दो टाइप में इसको बांटे हैं। हाँ, आगे देखिए कि जैविक संसाधन क्या होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको बताना है कि इन संसाधनों की प्राप्ति जो है जीवमंडल से होती है, जीवमंडल से होती है, इसमें जीवन व्याप्त होती है, ठीक है। जैविक संसाधन का मतलब ये समझो जो जीवों से प्राप्त होती है वे संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है। हाँ, अब देखो कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। जो मनुष्य है ना वो जैविक संसाधन है, वनस्पति है वो जैविक संसाधन है, प्राणी जगत के जो जीव है वो है जैविक संसाधन है, मत्स्य जीव है वो भी जैविक संसाधन है। क्लियर हुआ। हाँ, ये सारी चीजें जैविक संसाधन के अंतर्गत आती है। अगर पूछा जाए कि मछली क्या है तो बताना है कि मछली एक जैविक संसाधन है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि पवन क्या है तो आपको बताना है कि पवन क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन, ऐसे बताना है। क्लियर है। हाँ, आगे देखो कि अजैविक संसाधन क्या होते हैं। अजैविक संसाधन का मतलब जिसमें जो जीव से प्राप्त नहीं होते, निर्जीव जीव से प्राप्त होते हैं, उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताना है रॉक्स, ठीक है, मेटल्स, लैंड, वाटर, ये सारी चीजें क्या है, अजैविक संसाधन है। क्लियर है। आगे फिर देखिए, हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, आप अभी भी देख रहे होगे इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो कैसा लग रहा है और किस हद तक आपके एग्जाम में ये मदद मिला है इस वीडियो से, ठीक है। फिर देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वे बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब कि जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। क्लियर हुआ।
महत्व क्या होता है, जीवन का आधार होता है यही, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल है, वायु है, सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई है। ये जीवन का आधार है, इनके बिना हम मनुष्य जीवन या किसी भी जीव की जो है कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। सेकेंड लिखना है कि आर्थिक विकास की रीढ़ है, मतलब कि आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए प्राकृतिक संसाधन ही एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, ठीक है, विकास के लिए। थर्ड लिखना है कि पारिस्थितिक संतुलन, अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, ठीक है, वो सारा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है प्राकृतिक संसाधन। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से होते हैं। नॉन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आएगी जिसे मनुष्य ने बनाए हैं, ठीक है। जब मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का रूप बदल देता है, मतलब कि प्राकृतिक पदार्थों का रूप बदल देता है ताकि वे उपयोगी बन सके, तो ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। क्लियर हुआ कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। इसे मनुष्यों के द्वारा बनाया जाएगा, मैन मेड रिसोर्सेज है, मैन बनाएंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होगा, जैसे रोड है, ठीक है, रोड है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, ठीक है, व्हीकल्स है, वाहन है, उन सारी चीज़ों को कौन बनाता है, मानव निर्मित संसाधन है ये सारी चीज़ें, जिसका उपयोग जो है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा क्या होता है। फिर देखिए कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होगा, वे संसाधन जो पुनः क्या हो सके, पुनः बनाया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है पुनः निर्मित हो जाता है अपने ही आप, ठीक है। पवन ऊर्जा, जो वाइंड चलती है, हवा चलता है, वो भी क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। जल है, जल भी एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि कौन सी चीजें नवीकरणीय संसाधन है, कौन से चीजें जो है प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, वो सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। फिर देखो कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार अगर खत्म हो गया, ठीक है, अगर कोई चीज ऐसा है जो एक बार खत्म हो जाता है और दोबारा से नहीं बनता है, तो उसे बोला जाता है अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर है। तो इन संसाधनों को बनाने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। देखो क्या होता है कि एक तो ये बनेंगे ही नहीं, दूसरा इसे बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, ये है। तो एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। मतलब कि ये समझो कि ऐसे संसाधन जिसे बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं या जो है दोबारा से नहीं बन पाते हैं, उसे कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बताना है आपको, एग्जाम्पल में बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन का मतलब वो ईंधन होते हैं जैसे कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, वो सारे क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अगर एक बार कोयला, पेट्रोलियम जो है खत्म हो जाएगा, तो उसे दोबारा से बनने में लाखों साल का वक्त लग सकता है, ठीक है, या शायद ना भी बने, ठीक है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन में रखा गया है, ठीक है। कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनको भी जो है अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जिसे बनने में कई लाख का समय लग सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। ये क्या है, ये गलती से प्रिंट मिस्टेक हो गया, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या डिफरेंस है आपको बताना है कि ये जल्दी उत्पन्न हो जाता है, नवीकरणीय संसाधन जो है जल्दी उत्पन्न हो जाता है फिर से, ठीक है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन को बनने में लाखों समय लग सकता है, ठीक है। आप बताना है कि भंडार, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन का जो भंडार है वो असीमित है, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है ना, वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। सीमित मात्रा में कोयला, तेल, वो सारी चीजें सीमित मात्रा में, और जो सीमित मात्रा में होती है वो बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको जो सीमित मात्रा में है उसको बचा कर रखना है। क्लियर है। पर्यावरण पर प्रभाव क्या होता है, प्रदूषण को कम या नहीं होता। देखो नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं ना, उसमें प्रदूषण नहीं होता है या बहुत कम होता है, जबकि जो अनवीकरणीय संसाधन है ना, वो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। जो कोयला है, तेल है, पेट्रोलियम है, वो सारी चीजें प्रदूषण का कारण बनती है, जो अनवीकरणीय संसाधन है वो, ठीक है। फिर देखिए कि संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है, संसाधनों का प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है, मतलब कि संसाधनों को मैनेज करना क्यों आवश्यक होता है, बताइए। संसाधनों का, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना इसलिए आवश्यक है
क्योंकि जो चीज़ आपके पास लिमिट में होती है, लिमिट में मतलब कि जो चीज़ आपके पास लिमिट में होती है, सीमित होती है, उन चीज़ों को आपको बचा कर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ें खत्म हो गई तो दोबारा से नहीं बनती है, ठीक है? तो उनको अच्छे से हमें बचा कर चलना है, इसलिए हमें संसाधनों का प्रबंधन करना ज़रूरी है, मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। तो सीमित उपलब्धता, संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में है, यदि हम उसका अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो वे समाप्त हो जाएँगे, ठीक है? इसलिए हमें ना संसाधनों को प्रबंधन करके चलना चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए, ठीक है? भविष्य की पीढ़ी मतलब कि सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है संसाधन को बचा कर रखें, ठीक है? इसलिए हमें संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा और इसको आप ना स्टार मार्क्स लगा कर रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर है? संसाधन प्रबंधन के कौन-कौन से उपाय हो सकते हैं आपको बताना है कि देखो, मैं याद करने का आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि संसाधन का प्रबंधन करने के कौन-कौन से उपाय हैं। तो आप जो है ना 3 आर से याद रखना, 3 आर। 3 आर का मतलब क्या है, इसमें 3 आर आएँगे। पहला आएगा रिड्यूस, ठीक है? रिड्यूस आएगा, रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग, ठीक है? कम उपयोग करना है। सेकंड में आपको लिखना है कि रीयूज, ठीक है? रीयूज का मतलब पुनः उपयोग करना है आपको, ठीक है? तीसरा लिखना है रिसाइकल, रिसाइकल, ठीक है? रिसाइकल का मतलब पुनः चक्रण। तो ये 3 आर आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में लिख कर आना है इन 3 सिद्धांत को, ठीक है? 3 आर के सिद्धांत को आपके बुक में नहीं दिया है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया है ताकि अच्छा से आप याद कर पाओ, ठीक है? फिर दूसरा लिखना है संरक्षण, संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग करना, ठीक है? इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। फिर देखिए कि हुँ। फिर देखिए कि जन जागरूकता, लोगों को संसाधनों के महत्व और बर्बादी का नुकसान के बारे में जो है शिक्षित करना, जिससे जो है संसाधन प्रबंधन कर सके, ठीक है? संसाधनों को मैनेजमेंट करने के लिए हमें ना लोगों को बताना होगा कि संसाधन किस हद तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस हद तक हम संसाधन को बचा सकते हैं, क्लियर है? हाँ, ये चीज़ें आई होप क्लियर हो चुकी होगी। संसाधन एंड विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में आपको बताना है कि संसाधन जिस रूप में प्राप्त होते हैं, मनुष्य अपनी तकनीकी और ज्ञान से उन्हें अधिक उपयोगी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास संसाधन पहले से बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य उसे अपनी तर्क, बुद्धि, ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार जो है उसको बदलते रहता है ताकि मनुष्य जो है उसका उपयोग और अच्छे से कर पाए और अपने विकास के कार्यों में उसका उपयोग कर पाए। इसलिए संसाधनों को जो है परिवर्तन किया जाता है मनुष्य के द्वारा, ठीक है? जिससे जो है संसाधन जो है विकास के कार्यों में उपयोग हो सके। अगर संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाए, अंधाधुंध उपयोग किया जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे? तो आपको बताना है कि अगर किसी संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया जाएगा तो संसाधनों का ह्रास होगा। संसाधनों का ह्रास होने का मतलब ये है कि अगर आप जो है संसाधनों को बहुत अधिक उपयोग करोगे, बिना मतलब के उपयोग करोगे तो संसाधन जो है खत्म हो जाएँगे, ठीक है? सेकंड बताना है कि संसाधन कुछ ही हाथों में जमा होना। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी ने एक कथन बोला था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास जो है बहुत से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध है, लेकिन किसी एक लालची इंसान के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस कथन से ये साफ पता चलता है कि कोई लालची इंसान होता है, उसके पास अगर कुछ भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है, वो चीज़ें उसके लिए कम ही होगी, ठीक है? तभी महात्मा गांधी जी ऐसा कहते हैं कि ठीक है। थर्ड बताना है कि वैश्विक पारिस्थितिक संकट उपलब्ध हो जाएगी। वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो जाएगी, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा। ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि O3 जो है हमारे जो वायुमंडल है, ठीक है? उसकी सबसे बाहरी परत में एक परत है ओजोन लेयर, ठीक है? O3 से दर्शाते हैं ओजोन परत को। वो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है, उनको रोकती है। तो उनका डिप्लेशन होगा, वो जो है खत्म होने लगेगी, ठीक है? इसके कारण तो ये बताना है आपको, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। फिर देखिए कि अवशिष्ट पदार्थ क्या होती है? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2 मार्क्स में जो है ये पूछा जा सकता है। अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? इसको बोला जाता है इंग्लिश में वेस्ट मटेरियल्स। देखो, वेस्ट मटेरियल्स का नाम सुनते ही पता चल रहा है कि ऐसे मटेरियल, ऐसे वस्तुओं जिनका उपयोग करने के बाद जो सामान बच जाता है लास्ट में, उसे हम अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं। किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर आप किसी भी, जैसे कि मान लो गन्ना है, ठीक है? अगर आप गन्ने का उपयोग कर लिए, गन्ना का अगर जूस बनाया गया है तो उसका जो बचता है पार्ट, ठीक है, वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा, वेस्ट मटेरियल कहलाएगा। उसी तरह जब आप पेन को उपयोग कर लेते हो, पेन को लिख लेते हो, ठीक है,
फिर लिखने के बाद जो लास्ट में रिफिल बचता है, खाली रिफिल, वो आपके लिए वेस्ट पदार्थ है, ये है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ समझ आया कि क्या होते हैं। देखो इसके प्रकार होते हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे प्लास्टिक, कांच, ये ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, आपको टाइप से भी लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, सेकंड लिखना है द्रव अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि रसायन, गंदा पानी, ये सारी चीजें द्रव अपशिष्ट पदार्थ में आती है। देखो द्रव्य मत लिख देना, ठीक है, द्रव्य मत लिख देना, द्रव्य दूसरा है, ठीक है, और द्रव दूसरा है। द्रव का मतलब जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसे द्रव बोला जाता है, ठीक है। जो लिक्विड होते हैं उसे द्रव कहा जाता है, और द्रव्य मतलब कि मेटर होता है, ठीक है, मेटर मतलब यही पदार्थ है, द्रव्य को पदार्थ ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये है, क्लियर। गैस लिखना है, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि धुआं है, जैसे कुछ चीज जल रहा है, जैसे कारखानों में कुछ चीज बनता है तो धुआं निकलता है ना, वो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है वो सारी चीजें। आप ड्राइंग में देख सकते हो कि नाले से कैसे पानी आ रहा है, वो अपशिष्ट पदार्थ का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। सिंक क्षमता देखते हैं, सिंक कैपेसिटी क्या होता है। सिंक कैपेसिटी में आपको बताना है कि क्या होता है। देखो कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, कैपेसिटी क्षमता होता है, ठीक है। क्षमता का मतलब ये है कि हमारे जो पर्यावरण है उनके में एक ऐसी क्षमता है कि वो अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको जो है अवशोषित कर लेती है, मतलब कि उसको जो है साफ कर देती है। मतलब ये समझो कि पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता सिंक क्षमता कहलाती है। अगर पर्यावरण जितने मात्रा में जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको जो है अवशोषित करता है, ठीक है, तो उसे उसकी सिंक क्षमता कहते हैं। अगर ये अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण हो जाएगा, जैसे कि देखो जब अपशिष्ट सिंक क्षमता से अधिक हो जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, वो अत्यधिक मात्रा में हो जाएगी, सिंक क्षमता से ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, तब जो है पर्यावरण प्रदूषण जो है होने लगती है। पर्यावरण प्रदूषण का मेन कारण तो यही है कि जो सिंक क्षमता होती है, सिंक कैपेसिटी होती है, उनसे ज़्यादा जो है अपशिष्ट पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ कि सिंक क्षमता क्या होता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको करना है क्योंकि 2 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंडोसल्फान क्या होता है। देखो एंडोसल्फान क्या होता है, तो ये एक हानिकारक कीटनाशक है, जिसका उपयोग जो है काजू की खेती में किया गया था। देखो क्या था, एक बार जो है केरल में, केरल आपको पता होगा इंडिया के मैप में यहाँ पर रहता है केरल। तो केरल में क्या था कि काजू की खेती होती है, काजू की खेती आपको पता होगा काजू क्या होता है। तो उसकी खेती में जो है एंडोसल्फान का उपयोग किया गया था। एंडोसल्फान का उपयोग करने से क्या हुआ कि वहाँ के जो जल थे वहाँ प्रदूषित होने लगे, मिट्टी थी, ठीक है, मिट्टी में भी जो उपजाऊपन है वो खत्म होने लगा, ठीक है, मिट्टी में जो जीव रहते हैं वो लोग भी खत्म होने लगे, जिसके कारण लोगों ने समझ आया कि एंडोसल्फान एक जहरीला कीटनाशक दवा है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो आपको बताना है कि इसकी क्या-क्या हानियाँ हुई। इसकी हानि ये हुई कि जल प्रदूषण और मिट्टी का ज़हर, ठीक है? मिट्टी को जो है ज़हर बना देता है, जो उपजाऊ क्षमता है ना, उसको ख़त्म कर देता है मिट्टी की। तब क्या हुआ कि स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है इसका, बहुत सारी विकलांगता, बीमारियाँ जो है इससे पैदा हो गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हमने पिछले वीडियोज़ में बात की थी कि हमारे देश में सबसे प्रमुख एक न्यायालय होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ये दिल्ली में है, सिर्फ़ इंडिया में एक ही है ये। तो उन्होंने जो है 2011 में इस एंडोसल्फान के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, ठीक है, कि मतलब कि एंडोसल्फान का उपयोग कोई नहीं करेगा अब से, ऐसा बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर है। तो एंडोसल्फान आपको याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 मार्क्स हमें दे सकते हैं, ठीक है। अगर पेपर में आए तो आपको ऐसे ही लिखना है कि एंडोसल्फान क्या है, उसके बाद ना पॉइंट डालना, हानियाँ लिखना, ऐसे 2-3 पॉइंट करके, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ा सा आसानी हो। क्लियर है। सौर ऊर्जा का उपयोग कौन कौन से है, सोलर एनर्जीज का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो सोलर ऊर्जा का उपयोग मतलब कि ये देखो जो सन होता है, ठीक है, सन होता है, उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखो घरेलू उपयोग में होता है सोलर ऊर्जा का। आपने भी देखा होगा कि सोलर पैनल लगे होते हैं बहुत से घरों में। सोलर पैनल लगाने का मकसद क्या होता है कि सोलर पैनल क्या करता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें होती है, उनको जो है अवशोषित करता है ये सोलर पैनल। यहाँ पर जो है अवशोषित करेगा, ठीक है, फिर जो है उसी किरणों की मदद से जो है ये बैटरी बैटरी में जो है चार्ज करेगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिक उपलब्ध करेगा, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करेगा, फिर वो बैटरी में जो है स्टोर हो जाता है, फिर उसका उपयोग जो है आप घर की चीज़ों को संचालित करने के लिए कर सकते हो। ये होता है ऐसे, ठीक है। खाना पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, रोशनी के लिए किया जाता है, बल्बों में किया जाता है, ठीक है। ये लिख सकते हो। कृषि में भी इसका उपयोग अब होने लगा है, खेतों में भी आपने देखा होगा कि मोटर्स को चलाने के लिए जो है अब बहुत अधिक मात्रा में सोलर पैनल्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अब ना सरकार ने भी एक स्कीम चलाया है कि
सोलर पैनल, ठीक है, मतलब कि सस्ता में लोन के माध्यम से जो है सोलर पैनल उपलब्ध करा रही है, ताकि किसानों को जो है सस्ता में जो है सब चीज़ें मिल सके इसके लिए। तो देखो सौर पंप का उपयोग अभी जो है सिंचाई में किया जाता है। क्या होता है कि एक सोलर पैनल लगा होता है और यहाँ पर जो है नीचे में ट्यूबवेल लगा होता है। ट्यूबवेल की मदद से, अब ट्यूबवेल देखो, बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता था, बिजली का उपयोग करोगे बिजली बिल भी ज़्यादा आता था, ठीक है। तो लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, गर्मी के दिनों में जो है सोलर पैनल से यहाँ पर सूरज का रोशनी पड़ेगा, फिर यहाँ से ताकत मिलेगा, फिर ट्यूबवेल जो है खेतों में जो है पानी प्रवाहित करेगा, इससे जो है सस्ता में निपट जाएगा, ठीक है, सभी चीज़ें जो है सस्ता में हो जाएगा। और ठीक है, जिससे किसानों को जो है नुकसान सहना नहीं पड़ेगा इससे। ये क्लियर है कि सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ पर अभी होता है। हाँ। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब इंडस्ट्रीज आएंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री आएंगे, औद्योगिक आएंगे, ठीक है। जब जो है मनुष्य जो है मशीनों का उपयोग ले लिया, ये लिखना कि आप मनुष्य इतिहास की वह दौर जब हाथों की जगह मशीनों ने ले ली और उत्पादन बड़े पैमाने पर जो है बढ़ने लगा, तो उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति बताना है कि सबसे पहला जो है 18वीं सदी में इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था। इंग्लैंड पता है, इसी का हम गुलाम थे, ब्रिटेन बोला जाता है इसी को, ठीक है, इसी का हम गुलाम थे। तो इंग्लैंड में शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में। इसे मशीनीकरण कहा जाता है, पंप इंजन का आविष्कार हुआ, ठीक है। संसाधन क्या हुआ, कोयला और लोहे की मांग जो है बढ़ी, क्योंकि देखो आपने भी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो पहले की ट्रेन होती थी, ठीक है, ट्रेन होती थी बहुत से, तो वो लोग कहाँ किस में चलती थी, कोयले में चलती थी। तो जिसके कारण जो है मांग बढ़ने लगी थी, तो ये है कोयले का उपयोग, ठीक है। संसाधनों का अत्यधिक मांग हो चुका था इसके कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, अभी भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे मशीन होते हैं जो मुख्य रूप से तेलों और कोयले के माध्यम से चलती है, संचालित होती है। ये आपको लिखना है। भूजल का नवीकरणीय चक्र का मतलब क्या होता है कि जो भूजल है उनका एक नवीकरणीय चक्र होता है, कि जो भू से जल निकालते हैं, जमीन से जल निकालते हैं, वो एक नवीकरणीय चक्र चलता है, मतलब कि एक साइकिल की तरह चलेगा। साइकिल की तरह मतलब ये है कि उसमें क्या होगा, ये देखो ऐसा साइकिल बनेगा उसमें। हाँ, सबसे पहले क्या होगा, भूजल में जल कहाँ से आएगा बताओ, जमीन में जल कहाँ से आती है, वर्षा के माध्यम से आती है, रेनफॉल के माध्यम से आती है। जल का मुख्य स्रोत तो रेनफॉल ही है। सेकंड बताना है, रिसाव होता है। क्या होता है कि जमीन में जैसे बारिश हुआ, ठीक है, बारिश हुआ, फिर जमीन में जो है पानी आता है, टिपकता है यहाँ पर, तो क्या होगा, वर्षा का जल मिट्टी के छिद्रों से होकर जमीन के नीचे जाता है, यहाँ से जो है छिद्र होते हैं, वहां से जो है रिसने लगता है और अंदर जाने लगता है वर्षा का जो जल है वो। क्लियर है। फिर पुनर्भरण रिचार्ज कैसे होगा, यह जल भूजल स्तर को बढ़ाता है। ये जो जल आया ना, यही जो है जमीन के जो भूजल स्तर है उसको बढ़ाता है, ताकि जो ट्यूबवेल है, जो जहाँ से पानी लाते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल जमीन के माध्यम से, सॉरी, ट्यूबवेल में क्या होता है, जमीन से ही पानी को लाते हैं, तो वो जो है अच्छे मात्रा में काम करे, ये होता है रिचार्ज होता है भूजल का, ठीक है। रुको, क्या हो गया, हाँ, ये चीज़ समझ आया कि भूजल का नवीकरणीय चक्र क्या होता है, वर्षा के जल के माध्यम से होता है भूजल का नवीकरणीय, ठीक है। हाँ, आगे देखो, भूजल का सही उपयोग और संरक्षण। इसमें बताना है कि भूजल का सही से उपयोग कैसे करें और इनका संरक्षण कैसे करें। तो क्या करते हैं कि वर्षा जल का संचयन हो, ठीक है, जो रेन वाटर होते हैं उनका हार्वेस्टिंग अच्छे से हो। हार्वेस्टिंग का मतलब क्लियर, ठीक है। टपक सिंचाई मतलब की होता है का उपयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिखनी है कि भूजल का सही से उपयोग करने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आप अपने तर्क को भी लिख सकते हो इसमें, कि हमें जो है ज़मीन के पानी को बचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? क्या नहीं करना चाहिए, देखो क्या नहीं करना चाहिए, आप लिख सकते हो कि न नल को जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जो बिना मतलब का जो नल चलते रहते हैं बाहर में, उसको जो है आप देखोगे तो उसको बंद कर दिया करो, ताकि जो है पानी का वेस्ट ना हो, ठीक है? जल का अति दोहन नहीं करना चाहिए, ठीक है? जल निकायों को दूषित करना, ठीक है? जो जल निकाय होते हैं, जैसे कि तालाब हो गया, ठीक है? जो जल को ग्रहण करे होते हैं, ठीक है? उनको जो है दूषित नहीं करना चाहिए हमें। ये चीज़ें आपको बतानी है। क्लियर है? हुँ। भविष्य की ऊर्जा स्रोत, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। भविष्य में जो है ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो भविष्य में कहाँ, अभी भी जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग बताना है आपको, भविष्य के ऊर्जा स्रोत कौन कौन से है, तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है,
ठीक है। ये तीनों ऊर्जाएं जो है भविष्य की ऊर्जा स्रोत के एक बहुत महत्वपूर्ण साधन जो है साबित होने वाले हैं भविष्य में। क्लियर है? हाँ। अब देखो, जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? जल एक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जल के बिना जो है जीवन अधूरा है, ठीक है। तभी बोला जाता है कि जल है तो कल है, ठीक है। जीवन का आधार है यही, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। पेयजल के बिना अगर कोई पानी उपलब्ध नहीं होगा तो मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। हर चीज़ों में जो है जल का उपयोग किया जाता है, पानी का उपयोग किया जाता है, कृषि में इसका उपयोग किया जाता है, उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है, परिवहन जल मार्ग का सस्ता साधन है, परिवहन में इसका उपयोग किया जाता है। आपको सारी चीज़ें बताना है कि आखिर जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, ये चीज़ें बताना है आपको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ना 4 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर के लायक तो नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो कि मृदा भूमि नवीकरण के उपाय कौन कौन से हैं। जो मिट्टी है, भूमि है, उसके नवीकरण करने के क्या क्या उपाय है, तो बताना है कि टिकाऊ कृषि है। सेकंड है जैविक खेती। जैविक खेती मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, जिसमें रासायनिक जो कीटनाशक दवाई है उसका उपयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। तभी तो भूमि जो है नवीकरणीय हो सकेगा, मतलब कि जो भूमि है वो फिर से अच्छे से उपजाऊपन जो है ला पाएगा। ये है। फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। हमने जो है कृषि वाले चैप्टर में बात की थी कि फसल चक्र क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है। एक बार बता देता हूँ कि फसल चक्र का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को लगाने के बाद, जैसे कि आप दलहन लगाए फिर उसका तिलहन लगा दो, ठीक है, ऐसे होता है फसल चक्र, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ के बाद दूसरा चीज़ को लगाना ही फसल चक्र है। एक भूमि पर जो है अलग अलग बदल बदल कर फसलों का उपयोग करना फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। अगर इसके बारे में और डिटेल देखना होगा तो हम जो कृषि चैप्टर मैंने डाला था जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब देखो ये चैप्टर बस यही तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और सारी चीज़ें जो है बताया हूँ वो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है जैविक संसाधन क्या होते हैं। देखो, जैविक संसाधन कौन से हैं? भूमि है क्या जैविक संसाधन? नहीं है। वायु है क्या? जल है क्या? नहीं। जैविक संसाधन का मतलब वो जीवों से प्राप्त होते हैं, तो बताना है कि मछली है, मनुष्य है, वो चीजें है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कौन है बताओ? मकान है कि प्राकृतिक संसाधन? नहीं, वन है, ठीक है। हाँ। थर्ड क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है, बताओ कौन नहीं है नवीकरणीय? सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय हमने पढ़ा, ठीक है। पवन ऊर्जा भी जो है नवीकरणीय है, ये दोनों है। तो कोयला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन के हमने क्या देखा कि ये जो अनवीकरणीय संसाधन वो प्रदूषण करते हैं, ठीक है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का स्रोत कौन है? इंदिरा गांधी नहर का स्रोत जो है आपको बताना है कि भांगड़ा नागर हरिके बांध जो है वो है इंदिरा गांधी नहर का स्रोत। ये कहाँ है? पंजाब में है ये, ठीक है, पंजाब में है, ठीक है, पंजाब, ठीक है। हाँ, बस ये वीडियो बस यहीं तक था। अभी जो है रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी को, उसके लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं कि आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 21 दिन का 21 लेक्चर मैं लाऊंगा एसएसटी का, तो मैंने वो प्रॉमिस को आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर दिया है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में, मतलब इस सीरीज को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि 21 दिन कंसिस्टेंसी के साथ मैं जो वीडियो डाल रहा था, ठीक है, ठीक है, बहुत मेहनत लगा। आपको जो ये 20 मिनट 25 मिनट का जो वीडियो मिलता है ना, उसको बनाने के लिए मेरा ना 4 से 5 घंटा का वक्त लगता है, ठीक है, हर वीडियोस को बनाने के लिए हर दिन। क्योंकि जो स्लाइड आपको मिलता है, ठीक है, क्वेश्चंस मिलते हैं। और क्या होता था, कई बार ऐसा होता था कि मैं वीडियोस बनाता था उसमें आवाज़ नहीं आया था कई बार, ठीक है, फिर से रिपीट करना पड़ता था। वीडियोस जो बनाया था कई बार तो है ब्लैंक हो चुका था, ठीक है, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता था। ऐसा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है इस 21 दिन में, ठीक है। अगर जो बच्चा मेरे साथ जो है 21 दिन पूरी मेहनत के साथ अच्छे से मेरे साथ मेहनत किया है, तो ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने जो है मेरे साथ मेहनत किया है तो आपका जो है 90 से 95% जो सिलेबस है ना, पहली बार आपने पढ़ा होगा एसएसटी, फिर भी मैंने कंप्लीट करा दिया है पूरा, ठीक है। ये नहीं कि ये वन शॉट वीडियो था, तो ऐसा नहीं, ये ना डिटेल लेक्चर से भी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैंने 30 मिनट 20 मिनट की लेक्चर में इतना अच्छे से एसएसटी के हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ेगा ना तो भी उसको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका महत्व आपको तब समझ आएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे तब, ठीक है। आपको पता चलेगा कि मैंने जितना चैप्टर, जितना स्लाइड में, जितना वीडियोस में मेरा क्वेश्चन रहता था वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जितना क्वेश्चंस मैंने छांटा था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, जो पहले पूछे गए थे एग्जाम्स में। तो ये है।
तो आई होप मेरा ये स्ट्रगल आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा हो लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा ये सीरीज, ठीक है। तो बस इतना ही, आप लोग क्या करना, आप पढ़ते रहना, ठीक है। अभी तो वीडियोस नहीं आ पाएगा शायद तक, मैं कोशिश करूंगा कि साइंस का वीडियो भी डाल दूं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो है अगर रिस्पांस मिला अच्छा खासा तब मैं साइंस का वीडियो डालूंगा। इस वीडियो में अगर आप कमेंट किए तो मैं साइंस का मॉडल पेपर है जो अनसॉल्व पेपर है उसको भी करा दूंगा मैं, ठीक है। एक हफ्ते में उसको करा दूंगा अगर इस वीडियो में कमेंट आया तो। अगर नहीं आएगा तो भाई आप लोग जानो, ठीक है। ये आपके ऊपर में है कि आप पढ़ना चाहोगे कि नहीं, ठीक है। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। अगर